मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन देने के बारे के अंदर नहीं सोचा जाता था। उस लड़की से जो सोसाइटी के बंधनों में बंधी हुई थी। आई ऑलवेज से कि आई एम द विमेन विद डेस्टिनी। आपने कितने टाइम तक सर्व किया? आई सर्व्ड इन आर्मी फॉर 14 years. दैट टाइम माई फादर वॉज वेरी मच अगेंस्ट ऑफ कि मैं आर्मी में जाऊँ, बट तो आपकी ये जो जर्नी है अप्रोक्स 14 ईयर 15 ईयर की जो जर्नी है, दे ट्रांसफॉर्म मी इन अ फुल ग्रूम्ड, यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. एक्चुअली वी आर अनजिपिंग द DNA ऑफ डॉक्टर संगीता तिवारी मैम. You have 30+ years of experience in surgery. There is no shortcut in surgery. You must accept it and overcome that. आपकी जो स्टोरी है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली है, स्ट्रगल वाली भी है. At the point of time, colors from my life, they have taken away from me. Once you got money and career, then you want acceptance in society. मेल के साथ साथ वुमेन्स में भी जो मैरिज की एज है वो बढ़ रही है. अगर लड़की घर से बाहर से काम कर कर आ रही है और सेम टाइम पे हस्बैंड भी काम करके बाहर से आ रहे हैं और लड़की ने ही डिनर प्रिपेयर करना है, तो दैट इज रॉन्ग. अगर दोनों साथ मिलके काम करें. ये बात शायद हम करना भूल गए कि आप जेंडर इक्वलिटी के लिए भी बात करते हैं. तो अभी जब ये इक्वलिटी की बात आई है तो अर्ली डिटेक्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? सो व्हाट इज द your journey, your transformation, your experience? Tell me very real and raw. Wrong. So hello and welcome to Unzipping DNA with Day. And who is Day? I'm your host Dr. Arun Yogi and welcome to episode number 2. और आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर संगीता तिवारी मैम, जो अभी एम्स अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. तो एक बार मैं उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैम सिर्फ एक सर्जन नहीं है जो स्कैल्पेल चलाती हैं, वो एक स्पॉटलाइट के अंदर भी हैं. और वो शुरुआत होती है 2010 से, जब वो जाती हैं KBC के अंदर और मिलती हैं अमिताभ बच्चन से. उसके बाद 2014 से 2016 के अंदर जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं तजाकिस्तान में, तब वो मिलती हैं नरेंद्र मोदी जी से. उसके बाद आती है एक बिग स्पॉटलाइट, दैट इज अमेजन प्राइम, और वहां पे प्रियंका चोपड़ा जो हैं उनके प्रोडक्शन हाउस के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है वुमन ऑफ माई बिलियन, वोम करके. उसके अंदर इन्होंने एक रोल किया है. और ये सब चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती हैं. 2022 के अंदर इन्होंने जोस टॉक किया, 24 के अंदर इन्होंने टेडेक्स टॉक किया, एंड 2025 के अंदर अभी जब चल रहे हैं तो ये बहुत जगह पे एज ए गेस्ट, वुमन एम्पावरमेंट और मैनी मोर स्टोरीज. सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर संगीता तिवारी मैम से. तो स्वागत है मैम आपका हमारे शो में अनजिपिंग DNA विद डे एपिसोड नंबर 2. थैंक यू मैम. एक चीज आप भूल गए. हाँ. दैट इज मिसेस वोगिस्टार, राजस्थान. वो हम स्टोरी में आगे आएंगे. मैंने बोला ना मैनी मोर, जितना मुझे हो पाया उतना, बट हम इसको और आगे, मतलब हम पूरी आज का जो एपिसोड है वो स्पेशली हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं शुरू से, जैसे हमने 2010 से बताया उससे पहले की भी स्टोरी है. तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे. थैंक यू सो मच. तो मैम हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो जर्नी है स्कैल्पेल टू स्पॉटलाइट, फ्रॉम सर्जन टू स्पॉटलाइट, तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो सोल है, उस सोल की जो जर्नी है मेडिकल में, कि आप मेडिकल में कब आपने एंट्री ली, उसके बाद आप मेडिकल से आर्मी का जो सफर है, मतलब डॉक्टर संगीता तिवारी कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर संगीता तिवारी बनी, और उसके बाद अभी आप 2025 में हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हैं.
तो इस जर्नी के बारे में आप बताइए, एमबीबीएस से कि कब कौन से बैच में आपने एडमिशन लिया, फिर एमएस एंड देन आपका एक प्रोफेशनल जो करियर रहा है वो बताइए। अगर मैं शुरुआत करूंगी तो शुरुआत में अपनी 9th क्लास से करूंगी। मेरे टाइम पर 9th क्लास में सब्जेक्ट लिए जाते थे साइंस या फिर आर्ट्स, इस तरह से। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन देने के बारे के अंदर नहीं सोचा जाता था, राइट, ना ही कोई हमें बड़े होके हम डॉक्टर बने इस तरीके की किसी प्लानिंग के साथ में चल रहा था। 9th क्लास में मैंने आर्ट्स ली, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी पढ़ना चाहती थी। ओके। फादर मेरे पुलिस के अंदर एक बड़े ऑफिसर होने से उनका ट्रांसफ़र एक छोटी जगह करौली जैसी जगह पर हो गया था, तो वहाँ पर मुझे म्यूज़िक और हिंदी जैसे सब्जेक्ट मिलते थे। तो देन आई डिसाइडेड कि ये दोनों सब्जेक्ट तो शायद मेरे पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, और चूंकि हम इतने बड़े ऑफिसर के बच्चे थे तो दे वर रेडी टू गिव मी साइंस इन द मिडिल ऑफ द सेशन एंड दे असाइंड साइंस सब्जेक्ट टू मी इन 9th क्लास। वहाँ से मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। उससे पहले मैं पढ़ने में इतना अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे एक टीचर मुझे मिले, राधे श्याम शर्मा सर। मैं उनका नाम मेंशन करना कभी नहीं भूलती क्योंकि ही चेंज माई लाइफ एज अ टीचर। ही मोटिवेटेड मी टू स्टडी हार्ड, और उन्होंने मुझे साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना सिखाया और एक अच्छे तरीके से एक अंदर जो एक स्टूडेंट मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ था उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया। वहाँ से मैंने 10th क्लास के अंदर अपनी क्लास को टॉप किया, 76% मार्क्स स्कोर किए, बायो केमिस्ट्री के अंदर डिस्टिंक्शन होल्ड किया, 11th में अच्छे मार्क्स मिले। तब तक भी कोई प्री मेडिकल के बारे के अंदर कोई थॉट नहीं था। लकीली आई ऑलवेज से कि आई एम द विमेन विद डेस्टिनी। डेस्टिनी मुझे चुनते चुनते और आगे तक लाते लाते यहाँ तक ले आई। पापा का ट्रांसफ़र यहाँ उदयपुर के अंदर हो गया। तो जब हम उदयपुर पहुँचे, मीरा गर्ल्स कॉलेज पहुँचे, तो वहाँ पर जो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ती हुई आ रही थी, यहाँ पे सभी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो गई। अगेन आई सेड, जैसा कि मेरी एंगेजमेंट 8th क्लास में ही मेरे फादर कर चुके थे, जैसा कि और दूसरी लड़कियों की शादी होती है 10वीं में, उसी प्लानिंग के साथ में। तो इंग्लिश की किताबें देखकर मैंने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे इतना टफ पढ़ूंगी, इससे बेहतर है कि आप लोग मेरी शादी कर दीजिए। उस वक्त पापा के एक पीए हुआ करते थे, कमलेश पानेरी। ही मोटिवेटेड मी कि नहीं भाई साहब पढ़ लोगे। तो 2 सेट आ गए, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। कॉलेज के अंदर हम इंग्लिश में पढ़ के आते, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है ना, इज बट, इस तरीके से हिंदी में लिख कर लाकर घर पर हिंदी की किताब, वहाँ पर इंग्लिश की किताब, एक दूसरे से ट्रांसलेशन। और दूसरे बच्चे जब ट्यूशन पे जा रहे थे तो आई सेड कि ये ट्यूशन पे जा रहे हैं तो हमें भी भेज दीजिए। तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है चले जाइए। तो उन ट्यूशन को पढ़ते हुए, रोजाना 12 घंटे की पढ़ाई करते हुए, आई गॉट सेलेक्टेड इन प्री मेडिकल। तो आपके टाइम पे ऐसे जैसे अभी आजकल कोचिंग है, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, ऑनलाइन है, हमारे टाइम पे जैसे मैंने करी तो उस टाइम पे एलन और बहुत सारी कोचिंग थी। तो आपके टाइम पे उस टाइम ऐसे वेल एस्टेब्लिश कोचिंग सिस्टम नहीं थे? मेरे टाइम पे इस तरीके का कोई वेल एस्टेब्लिश कोचिंग सिस्टम नहीं होता था। स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा सा पढ़ाते थे। कॉलेज के अंदर 12th क्लास में कॉलेज होता था। तो हम मीरा गर्ल्स कॉलेज गए थे। इंडिविजुअल टीचर्स हुआ करते थे, जैसे केमिस्ट्री के टीचर होते थे, बैनर्जी सर होते थे, हिरेन सर होते थे, भोलाराम सर फिजिक्स के सर हुआ करते थे, नटवर लाल सर होते थे, वो बायो के सर होते थे। स्टिल आई रिमेंबर बिकॉज उन टीचर्स ने हमको खूब अच्छे से पढ़ना सिखाया। और उन्हीं की बदौलत जब दूसरे बच्चों ने प्री मेडिकल का फॉर्म भरा तो उनको देखकर मैंने भी प्री मेडिकल का फॉर्म भर दिया। अदरवाइज मेरे पास या मेरे पेरेंट्स के पास में कोई विजन नहीं था कि हमें डॉक्टर बनना है। एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो मेडिकल आपकी डेस्टिनी है, मतलब आपका destiny. कोई जैसे आजकल बच्चे प्लान करते हैं 10th क्लास से ही मुझे डॉक्टर बनना है, वैसा कुछ नहीं था कि आप प्रॉपरली उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो या कोचिंग कर रहे हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, वैसा नहीं था। मेरे पास ऐसा कोई विजन नहीं था। मैं अपना फर्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स से पास करना चाहती थी। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी तो मेरे दिल के अंदर सपना था कि मैं अपनी सास के कैसे पैर दबाऊंगी। हम मेरे टाइम पे शायद से ऐसा ही विजन था मैरिज का, जो इमेजिन था दिमाग के अंदर, अच्छा खाना बनाना, इसी विजन के साथ थी मैं। पर यस, आई गॉट सेलेक्टेड। देन उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स बहुत पजल्ड हुए। गॉट सेलेक्टेड इन 1987. Okay, 1987 you got selected for pre-medical. In which medical college? R&T Medical College. Great, ma'am.
तो उस वक्त भी पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे, इन लॉज से बात करी कि अगर हम इन्हें पढ़ने देते हैं, लड़का क्या पता डॉक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि लड़के ने तो कॉमर्स ले रखा था जिनसे मेरा एंगेजमेंट हुआ था। तो दे वर सो पजल्ड कि हम इनके साथ में हम क्या करेंगे। तो अगेन देन मेरी दादी जी जो कि अनपढ़ थी, सी सेट की, हमारे बच्चे ही 10वीं पास नहीं करते, इस लड़की ने तो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस पास किया है, तो आप इन्हें पढ़ लेने दो। तो मेरी दादी की मेहरबानी की वजह से आई गॉट द एंट्रेंस इन माई कॉलेज, RNT मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट वुमन एम्पावरमेंट जो हुआ आपका, वो आपकी दादी जी से हुआ आपके लिए बिल्कुल। ग्रेट। यस, कॉलेज में घुसने के बाद जरूर मुझे लगने लगा था कि ये कोर्स मेरा पूरा होना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी का थोड़ा साइड प्रेशर पिताजी के ऊपर कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मैं उस लड़के से शादी करूंगी या मैं शादी नहीं करूंगी। इस सोच की वजह से वो हर 6 महीने से हमारी शादी का डेट निकाल लेते थे। तो बस हाँ, उस वक्त ज़रूर मुझे लगा था कि मुझे अपना ये कोर्स है ये कंप्लीट करना चाहिए। और ग्रेस ऑफ गॉड आई कंप्लीटेड माय MBBS इन 1992। देन ड्यूरिंग इंटर्नशिप मेरा फर्स्ट मैरिज हुआ, एंड 1 साल इंटर्नशिप पूरा करते ही आई गॉट सेलेक्टेड फॉर माय जनरल सर्जरी। ग्रेट। एंड ठीक है, दैट माय हस्बैंड वाज that time he become cashier in a bank, but I got married to that person only because my father wants कि उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, तो उन्होंने मेरी शादी जहाँ की वहाँ पर मैंने आई एग्रीड, और मुझे खुशी थी। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आई वॉज अगेंस्ट और आई वॉज साइड, एंड दैट बॉय सपोर्टेड मी एंड आई गॉट एडमिशन इन जनरल सर्जरी। आपने जनरल सर्जरी में एडमिशन कौन से कॉलेज में लिया? इनिशियली मैंने अपना एडमिशन लिया था अजमेर। उसके पीछे भी ये कहानी रहेगी कि मेरे इन लॉज चाहते थे, क्योंकि इन लॉज उस वक्त बीकानेर में थे, और जो वो टाइम था उस वक्त हाथ भर घूंघट, उसके साथ में मतलब ससुराल के अंदर घूंघट इतना लंबा निकालना होता था। तो इन लॉज का कहना था कि भाई आप बीकानेर में तो एडमिशन ले नहीं सकते हो, बिकॉज बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं और वो आपको बिना घूंघट के देखें, और आप अगर साड़ी पहन के नहीं जा रहे हैं कॉलेज तो इट डजंट लुक नाइस। एंड जो मेरे हस्बैंड थे वो चाहते थे कि तुम अपने पीयर में ना लो, पिताजी चाहते थे कि तुम पीयर में ले लो। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मैं सबसे दूर ही ले लिया जाए, और मैंने अपना एडमिशन अजमेर में लिया। तो MS आपका अजमेर से हुआ? नहीं, कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद जस्ट बिकॉज कि पहली बार घर से बाहर निकली थी। हाँ। क्योंकि मैं एक बहुत सीधी सादी और थोड़ी दब्बू किस्म की बच्ची थी, और वहाँ जैसे ही मैं अजमेर पहुँची तो जैसा आपका पास्ट ना आपका कभी पीछा छोड़ता नहीं है, तो एवरीवन स्टार्ट कमिंग टू नो कि मैंने एक अपने पेरेंट्स के कहने पे एक बेमेल शादी कर ली है। और तो मेरे साथ के जो दूसरे डॉक्टर्स थे, दे स्टार्टेड, वन बॉय वाज सीनियर टू मी एंड ही वाज इंटरेस्टेड कि नहीं तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो, ऐसा करके वो पीछे पड़ने लगे। तो देन आई डिसाइडेड टू लीव अजमेर एंड आई कम बैक टू माय पेरेंटल हाउस। तो जो भी रीशफलिंग हुआ उस रीशफलिंग में आई एम बैक टू उदयपुर। और आपका MS मैंने उदयपुर से किया। 1992 के अंदर आई कंप्लीटेड माय MS कंप्लीट किया। एंड देन MS कंप्लीट करने के बाद ड्यूरिंग MS आई लॉस्ट माय फर्स्ट हस्बैंड। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था, एंड आई कंप्लीटेड माय MS in 1997. Then I joined MCH in cardiothoracic surgery, CTVS. Then I started SMS. I joined in SMS मेडिकल कॉलेज। ग्रेट मैम। तो वैसे तो देखा जाए तो मैं जूनियर हूँ SMS का, एल्यूमिनस में आपका। यस। एंड आपने वो फिर MCH क्यों छोड़ा बीच में? Then I got married to my father thought to remarry me, and this time he's such a boy who was more educated than me. He was plastic surgeon, and I got married with him, and I blessed with a son on the cost of CTVS. Of course, weight of my son is much more than that course. I never regret why I left my CTVS for my son. But this time also, marriage was not very successful, and we separated after birth of my son.
this is the journey of your scalpel. We can say you are growing in medical field and you are sharpening your scalpel skill, Scalpel. right? Now, what is the story behind your the first egg, lieutenant colonel? So what was the vision, or As- what was the story? Then how you join that As I am military? saying, I am the woman with destiny. I did not plan for initial days of my life because every decision was taken by my father. And this time also, exactly, I should not say that I was designing the. Hanky. This time also, I was not designing anything for my life. What happened ki when I gave birth to my child and I was rearing him, my son became 3 years old, and the grief of separation from husband, it was slowly we become mentally more stronger. And that time my brother also became young and started growing, और उनका मैरिज होने वाला था. तो माई फ्रेंड, शी इज एनेस्थेटिस्ट, स्टिल वी आर फ्रेंड, संगीता गोयल, शी मोटिवेटेड मी just to join army. She gave me this advertisement kind of thing. You should go and appear for this exam, and you must leave your house. Otherwise, your son will not get that respect in house, and you will be always considered as a secondary citizen in your family once your bhabi will come. Of course, maybe such kind of things are in our society. This may happen, may not happen. But that time, this thing clicked in my mind, and I gave interview and I got selected. That time, my father was very much against of joining this, कि मैं army में जाऊँ. But that time, I took my first decision कि yes, I will join army. आपने आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन पे ज्वाइन किया, कैप्टन पोस्ट पे. Yes. राइट. कौन से सन में किया मैम आपने? I joined army in 2004. 2004. और आपने कितने टाइम तक सर्व किया? I served in army for 14 years 14 and retired years. as a lieutenant colonel. And retired as a lieutenant colonel. So you entered in the army in 2004 as a captain. As a captain. And you came out 2019 as a lieutenant colonel. तो आपकी ये जो जर्नी है, अप्रोक्स 14 ईयर 15 ईयर की जो जर्नी है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इन टर्म्स ऑफ वुमन एज ए सर्जन? तो आप उस 14 साल के अंदर 15 साल में जो आपने चैलेंजेस फेस किए, उनके बारे में एक बार आप बताइए कि कैसे चैलेंजेस थे. कोई ऐसा सर्जरी के अंदर ऐसे केसेस हों या उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस रहे हैं जो आपको अभी भी याद हैं? I must say, army is such a beautiful organization. He transformed me from 0 to 180. Yes. मैं जितना एकदम docile सी and simple सी लड़की थी, they transformed me in a full groomed and full determined and you can say very strong woman. They transform me. And what you are seeing me today, I must say, this is just because of army. Yes, I was good in study. That was genetically inside me, I agree. But the nature and the strongness which come inside me, that is given by army. A beautiful training for 3 months we have in OTS Lucknow. Physical endurance, mental endurance. They taught us कि हम अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग है कि we can do anything better than anyone. तो आर्मी ने आपको ट्रांसफॉर्म किया एक उस लड़की से जो सोसाइटी के बंधनों में बंधी हुई थी, जिसके लिए सोसाइटी को प्लीज करना शायद ज़्यादा ज़रूरी था,
अब वो बनी है एक इंडिपेंडेंट पावरफुल वुमन, यस, जिसके अंदर इंटेलिजेंस पहले से ही था। बट एक क्वेश्चन और, कि आपके सन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भास्कर, तो जब आपने आर्मी ज्वाइन की तब भास्कर कितने छोटे थे? भास्कर वॉज 3 years old। तो आर्मी के अंदर एक 3 ईयर के बच्चे के साथ में आपने 14-15 ईयर्स वहां पे स्पेंड किए, तो एक बच्चे को आर्मी के साथ साथ, मतलब आर्मी में आप एज ए डॉक्टर जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपके ऊपर एक बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आप सिंगल पेरेंट हैं, तो वो चैलेंजेस, मतलब एज ए मदर, एज ए सर्जन और एज ए इंडिपेंडेंट वुमन और मिलिट्री का माहौल, वो सब कैसे मैनेज किया? व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड दैट सिचुएशन? बिकॉज जो चीज आपने बोली कि मैंने लीव इसलिए किया बिकॉज माई सन विल नॉट गेट रेस्पेक्ट, तो आपने अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत ग्रेट फाउंडेशन से करी है। आई कैन से दैट फ्रॉम माई हार्ट। सो मुझे पता है कि उस जर्नी में सिर्फ आप ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होंगे, शायद उस जर्नी में भास्कर भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यस, सो वो फेज, क्योंकि आजकल ये है कि आप तो डॉक्टर थे, आर्मी में थे, सिंगल पेरेंट थे, आजकल तो जो घर में रह रहे हैं उनसे भी बच्चे नहीं पाले जा रहे हैं कि अरे हम बच्चे कैसे पालें, मेड लगानी है, हमें 2-4 रिलेटिव्स को बुला लो, जब बच्चा 2-4 साल का हो जाए तब तक सासू भी हेल्प करेगी। तो आपने ये सब कैसे किया? मतलब इट्स सच ए वेरी वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, आई विल जस्ट शेयर विद यू। जैसा आपने बोला कि हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स अ सिंगल वुमेन हु इज डूइंग वर्क आल्सो एंड अपने घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रही हैं, तो ऑफ कोर्स हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हमने 24 आवर के लिए अपने साथ में मेड को भी रखा। जब हमारी टेम्परेरी ड्यूटीज़ जैसे अदर प्लेसेस के ऊपर आती है, उस वक्त हमारे पेरेंट्स ने आकर हमारे घर में रहकर हमारे बच्चे को सपोर्ट किया। बिकॉज इफ़ आई एम गोइंग ऑन द फॉरवर्ड लोकेशन, तो पीछे घर को कौन संभालेगा? तो दैट टाइम यस, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। बहुत सारे टाइम पर ऐसा भी रहा कि जैसे मेरा नाइट ड्यूटी है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को अपनी ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर वाला ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी होती है, शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक करनी होती है। तो दैट ऑल्सो वी डिड। उस वक्त हम अपने बच्चे को अपने साथ के अंदर ले जाकर हमने ड्यूटी की है। इवन कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे इमरजेंसी सर्जरी करनी है रात के 3 बजे, माई सन इज़ ऑल्सो अलॉन्ग विद मी, आई एम डूइंग सर्जरी इनसाइड, और जो मेरे जवान हैं, फौजी भाई लोग, वो पकड़ के मेरे बच्चे को बैठे हुए हैं ताकि वो रश करके अंदर मेरे ओटी के अंदर न भाग आए। Because he's a small child. Really respect for army, ma'am. Really respect for army. बेटे से भी बात करके देखेंगे कि so many times, as I am a surgeon, I have to see all the patients, male and as well as female also. And when I am examining the patient and my son is, if उसका स्कूल का छुट्टी and he is with me, then my jawans, they hold him outside when I am seeing the patient. And in this way, we groomed our child with the help of, yes, house helps and with the help of our parents. And I give thanks to army कि उन्होंने मेरे बच्चे को really good person के अंदर groom किया है. And I am happy with my child. Great. When I saw him, I'm really very happy and feel lucky कि God bless me with him. Great, ma'am. So अब तक की ये जो जर्नी है वो है एक सोल की। Actually, we are unzipping the DNA of डॉक्टर संगीता तिवारी मैम। एंड यहां तक आपने देखा कि कैसे एक जो राजस्थान के एक आम परिवार से, एक आम विचारधारा और आम परंपराओं वाले परिवार से निकल के कैसे एक लड़की ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, आर्मी को सर्व किया, एज ए सिंगल मदर अपने बच्चे को भी उन्होंने पाला, और आज जो इनका बेटा है उन्होंने MBBS कंप्लीट कर लिए, तो इनका लड़का भी आज डॉक्टर है। ये जो जर्नी थी वो थी स्कैल्पल तक की, कि कैसे संगीता तिवारी मैम जो एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, वो एक स्कैल्पल की जर्नी तक पहुंची थ्रू MBBS, MS, एंड देन
कैप्टन, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। यदि यहाँ तक आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन। और आपको और भी कोई सवाल पूछने हैं मैम से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो भी आपके कमेंट्स में सवाल होंगे उन सवालों को हम मैम से दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब भी हमारी बात होगी। अब मैम जर्नी स्टार्ट होती है आपके स्केल्पल का टाइम खत्म 2019 में, आप लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हो गए हैं वहां से। देन अब आपकी जर्नी हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक स्केल्पल से आप स्पॉटलाइट में आए, और जैसे आज आप हमें स्टोरी बता रहे हो, यू बिकेम द स्टोरी टेलर, राइट? सो स्केल्पल, स्पॉटलाइट एंड स्टोरी टेलर। तो आप हमें बताइए कि ये जो आपकी फर्स्ट स्पॉटलाइट जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में, दैट इज इन केबीसी, आप अमिताभ बच्चन से मिले, तो वो जर्नी आप हमें बताइए कि केबीसी में आप गए, फिर आप नरेंद्र मोदी जी से मिले, फिर आपने अमेजन प्राइम पे जो वोम है डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर आपने काम किया, जो स्टॉक किया, टेडेक्स टॉक किया, और अभी आपने मिसेज वोग्यू जो स्टार राजस्थान है वो भी आपने किया। तो वो स्टोरी एक बार आप बताइए कि कैसे आप स्पॉटलाइट में आए एंड व्हाट वाज द जर्नी। अमिताभ बच्चन से मिलने का तो कुछ इस तरीके से रहा था कि केबीसी जब अनाउंस होता है तो वो कुछ क्वेश्चनर्स पूछते हैं और उनके हमें जवाब देने होते हैं, तो वो हम एसएमएस के थ्रू जवाब दे रहे थे। वन डे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम केबीसी कि यू हैव टू गिव सम फ्यू आंसर्स, इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड देन आपको अहमदाबाद आना होगा। उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे महाभारत से रिलेटेड, कुछ डांस से रिलेटेड, कुछ हम लोगों ने जवाब दिए। उसके बाद में दे कॉल्ड अस टू द अहमदाबाद। वहाँ पर एक होटल के अंदर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स वर देयर। अमिताभ बच्चन केम ऑन द स्क्रीन एंड ही टुक द written test of all the contestants. After that, that team contacted with us and complete team came to our house and they shooted with our parents, with my son and all. And then they gave us tickets, to and fro tickets. And उन्होंने हमें बड़ा अच्छा सा VITS something 5-star होटल के अंदर स्टे अरेंज किया, जहाँ पे all the 10 contestants of that episode we were there, and we shoot for 4 episodes of KBC with अमिताभ बच्चन। यस, वहाँ पर मैं कुछ मनी तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन को 3 बार हक करना और गले लगाने का, that is the prize that I won and I was very happy that day। केबीसी के बाद में आपका सेकंड रहा इंडिया तजाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का, जो आपने इंडिया की तरफ से लीड किया। उसमें आप नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, तो वो क्या था, मतलब स्टोरी, वो आप कितने टाइम के लिए वहां पे थे और कैसे आपने सर्व किया? I was posted to the India Tajikistan Friendship Hospital and हम लोग गए थे आर्मी की तरफ से ही। I got posted there as a first secretary and जब नरेंद्र मोदी जी इंडिया तजाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को इनोग्रेट करने के लिए और अदर कंट्री को गिफ्ट करने के लिए जब वो वहाँ पर आए थे, तब हमें वहाँ के प्रेसिडेंट इमामोली रहमान एंड अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने का मौका मिला, और मुझे पूरे 7 मिनट्स असाइन थे टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर जी का एक विज़न था। उन्होंने हमें कहा कि जब सोसाइटी ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हेन यू आर एट दैट पोजीशन। ये विज़न हमने उनसे पाया और उसके ऊपर फिर फर्दर लौटने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद ये 2 आपकी लाइफ में बड़े इवेंट थे। अमिताभ बच्चन इज बिग सेलिब्रिटी इन बॉलीवुड and you know the honorable prime minister Narendra Modi is the global celebrity. Yes, I'm so lucky to meet with 2 icons. उसके बाद आपकी स्पॉटलाइट जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो आप ये जो अमेजन प्राइम पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी वुमन ऑफ माय बिलियन वोम,
जो प्रियंका चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस करी, तो इसके अंदर कैसे उन्होंने अप्रोच किया, क्या उसके पीछे का क्या था, वो एक बार आप बताएं। बुलबुल एंड सृष्टि बख्शी जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं, तो सृष्टि बख्शी शी वाज वॉकिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इन मिडिल शी मेट विद सो मेनी वुमेन जिन्होंने लोगों के लाइफ को टच किया, एंड आफ्टर द ऑड सिचुएशन दे कम आउट सो वेल. So she chose mainly 3 women, Pragya Prasoon, Neha, and me, and she made a documentary film for the against the violence against the women and for the women empowerment, and how the monetary independence makes the women independent, and that is the most important thing in the life of a woman, to become or to take a decision. ग्रेट. तो ये आपकी जो मूवी का शूटिंग और रिलीज था, ये कौन से मतलब टाइम में रहा? 2019? हम लोगों ने 2019 के अंदर शूट किया था पूरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म. ओके. और 2021 में इट वाज रिलीज्ड विद द एसोसिएशन ऑफ प्रियंका चोपड़ा जोन्स. ग्रेट. उसके बाद आपको जो स्टॉक पे जाने का मौका मिला, यस, टेड टॉक पे जाने का मौका मिला, और मिसेज वोग्यू स्टार राजस्थान, तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि ये शायद आपके रिसेंट स्पॉटलाइट है जिससे मैं आपको जानने लगा. फॉर द टेड टॉक, खुशहाल इज देयर. He motivated me to talk, and just so that we can share our life story, and we can motivate the women who are suffering from situations, and they can also think of it. If one female can come out of such situation, they can also do it. So for this, I gave this TED talk, Josh talk. And for TED talk, one topic which is very close to me, during past years, I saw the small kids. They are very much into the smartphones. They are scrolling reels. They are spending more and more time into the gaming zones on the internet, and that is affecting their brain also. And that is a topic which touches me most. I want to save brains of the teens. On this topic, I gave TED talk, real to real. Real to real. Yes. Good. And then, what was the experience in Mrs. Wogyu Star Rajasthan? मुझे लगा था कि as I served in army, always in olive green. Yes, that is the moment of proud. I love the olive green color. But during all the journey, if I saw the quotient of beauty was little low in my life, because if I see or look back in my personal life, I lost my husband, or that's why at the point of time, colors from my life, they have taken away from me. So that's why I thought I must participate in a beauty pageant where there are lots of colors around me. In that thought, I participated in the Vogue Star, and I won the title of first Mrs. City, Udaipur. Then I walk and I got the title of Mrs. Rajasthan Vogue Star, and I walked till the nationals. But of course, I did not want the national title. But I'm happy with the Mrs. Vogue Star title. हम ऑलरेडी ना कैंसर अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो कैंसर अवेयरनेस के लिए हमने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ भी किया है, एंड जो नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड है, एपिसोड 3, इज वी आर गोइंग टू डू विथ ऑन्कोसर्जन, द फर्स्ट फीमेल ऑन्कोसर्जन in Rajasthan, that is Dr. Naina Agarwal, and she is assistant professor in SMS Medical College and Hospital. So you have, worked with Garima Ken Foundation for breast cancer awareness. So can you elaborate the things कि why breast cancer, और आपने breast cancer awareness के लिए जो किया
उसके अंदर क्या चीजें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस आप देते हैं, और गरिमा कैन फाउंडेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप अभी भी कैंसर अवेयरनेस के लिए करते हैं वो? मेरी खुद की टीचर हैं डॉक्टर गरिमा मेहता. शी इज़ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट एंड उन्होंने गरिमा कैन फाउंडेशन स्टार्ट किया है फॉर द अवेयरनेस. एक्चुअली क्या मैम इज़ डूइंग दिस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इन यंग वीमेन with the help of a instrument which detects the breast cancer at the early stage and without any radiation and without any pain to the patient. She is doing this with the help of instrument that is thermolytic, जिसका भी आपने सुना भी होगा, नरेंद्र मोदी जी ने भी बीच के अंदर उसको प्रोपेगेट किया था. तो with the help of thermolytic we can detect any change in the breast, and it detects the temperature change which is raised due to the formation of new vascularization by the neoplastic cells, and it detects the change in the temperature, and the very early stage we can detect it. Like we advise the mammography at the later age after 40, but nowadays we are seeing breast cancer, we are getting the patient in early age also. Recently I operated a patient on 27-year-old female only. So in that way, if with the help of thermolytic there is no radiation and we can screen the population at early age also. So Garima Cain Foundation mainly working with this instrument thermolytic. We are arranging the camps in the rural setup also, in the urban setup also, and with all the societies who are coming up to licensing with us, and we are detecting breast cancer in early age also without giving any radiation to that. And I think this is the biggest challenge in Indian healthcare system, that most of the cancer patients जो आते हैं हॉस्पिटल में वो आते हैं 3rd 4th स्टेज में. तो कैंसर अवेयरनेस इज बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, राइट? आपने एज ए सर्जन, जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने बताया कि अभी अर्ली एज में भी ये हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? क्योंकि ये जो अर्ली एज में हो रहे हैं, तो क्या रीजन है ब्रेस्ट कैंसर का इतना जो तेजी से बढ़ रहा है, उसका क्या रीजन है? आपको क्या लगता है, इतना आपका लंबा एक्सपीरियंस है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए वेरी स्पेसिफिक रीजन में तो अभी तक अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जेनेटिक फैक्टर को वो लोग ट्रू सेंस के अंदर एस्टेब्लिश कर पाए साइंस पर. किसी के पास जेनेटिक भी नहीं है, फैमिली में कोई हिस्ट्री भी नहीं है, फिर भी उन्हें हुआ है. पेशेंट कम एंड आस्क कि मुझे ही क्यों हुआ. तो मेरा जवाब उनके लिए हमेशा ये होता है कि चूंकि हम फीमेल हैं, एज हमारी बढ़ रही है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है एंड जंक फूड्स, जो कि आजकल इतना अडल्टेड फूड हम लोगों को मिल रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड्स का भी रोल है कि हम जितना भी कुछ कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हो रहा है. ये सब मैलिग्नेंसी को होने के लिए कॉजेटिव फैक्टर्स के अंदर आते हैं. बैलेंस डाइट कहीं ना कहीं बिल्कुल खो चुकी है, तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए वजह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का होना. और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है प्रिवेंशन के लिए, जैसे टीके होते हैं, लाइक वैक्सीनेशन किया आपको ये बीमारी नहीं होगा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक डिक्टम है, अर्ली डिटेक्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, रेगुलर चेकअप बाय द thermolytic or ultrasonographic, that is the non-radiational things, is mandatory for in the young age also, and if the age is more then we can go for mammography. That is, early detection is the key point for the prevention of breast cancer, because stage 1 and 2 is almost completely curable. And I think one more factor, अभी
लड़कियों के अंदर एक नई चीज डेवलप हो रही है, दैट इज दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, दे वांट टू स्टडी मोर। उसकी वजह से जो मैरिज है ना वो डिले हो रही है। मतलब पहले जो मैरिज होती थी 18-20 साल में, अभी वो हो गई है 25 से 30 साल में। तो ये जो एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है, यदि एस्ट्रोजन का एक्सपोजर लॉन्ग टाइम तक है, क्योंकि जब मैरिज होती है प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ के लिए एस्ट्रोजन का एक्सपोजर बॉडी में स्टॉप हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या, जो डिले मैरिज हो रही हैं, मतलब कोई 30-35 में ये जो मैरिज कर रहे हैं, क्या ये भी एक मतलब रिस्क फैक्टर है? क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं इन एजुकेशन, इन सोसाइटी, तो मेल के साथ साथ वुमेन्स में भी जो मैरिज की एज है वो बढ़ रही है। जो भी लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, आजकल मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो अपने MS या MD कंप्लीट करने की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स में, तो उनका MS MD होते होते वो 25 से 30 साल की कंप्लीट हो जाते हैं। तो अप्रोक्स 30 के आसपास आज लोग शादी कर रही हैं लड़कियां। तो क्या ये भी एक रीजन है? ब्रेस्ट के ऊपर हार्मोन्स का इफेक्ट, यस, इट इज एस्टेब्लिश्ड। अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज इज द कॉजेटिव और अ रीजन may be a reason for the breast cancer development. It is established. If we see how much cycle a female is remain under the influence of hormonal changes, that is established by the books. Yes, female who is not giving feed to their child, or an nullipara female, chances of breast malignancy is more. It is established by the books. Okay. But regarding with the marriage or with the pregnancy, yes, we haven't worked yet, but it is a good topic. We can research on that also. How many pregnancy they have? Yes, the women who doesn't breastfeed, that is history is related with the breast cancer. That is established in our books. So this is all about your journey from Scalpel to Spotlight, and you have done all the talks and all the storytelling, stage sharing, meeting great people, and sharing your wisdom and experience. So can you tell your very personal experience that when a doctor become a storyteller and when a surgeon become a storyteller, what is the transformation you have seen inside yourself, and what is the journey in this spotlight? Because very few doctors can experience these things, lot of great experience like you. So what is your journey, your transformation, your experience? Tell me, very real and raw. If you ask me, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, है ना, लाइफ हमको ड्राइव करती है टू गेट सम किक और टू गेट सम हैप्पीनेस। यस, चाहे एक छोटा बच्चा होगा, चाहे एक बड़ा होगा, चाहे एक बूढ़ा होगा, लेकिन हर वक्त सिमिलर काइंड ऑफ ड्राइव यू डोंट हैव इन थ्रू आउट योर लाइफ। लाइक आपने एक ड्राइव को अगर बचपन में पकड़ा तो वो आपको एंड तक लेके जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको एक छोटा सा झुनझुना दिया तो ही कैन फील हैप्पी, यस, क्योंकि उसका एज उसी का था। yes. थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आपने एक जोर से चलने वाली कार जो कि आगे खींचा, आगे दौड़ी, एंड ही इज सो हैप्पी, पूरा दिन उसका खुशी में बीता है उस कार के साथ में, छोटा खिलौना कार। थोड़ा सा 13-14 साल हुए, किसी लड़की से छोटी सी दोस्ती हो गई और खुश हो गया एंड चारों तरफ सारे फ्लावर्स भी हैं, ब्लूम भी है, एवरीथिंग इज देयर, यस, ओके। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज पास करते हैं वो वाली ड्राइव चली जाती है। नाउ वी वांट सक्सेस। अगर आपको नौकरी मिल गई देन यू विल फील हैप्पी, आपको फिर थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ा पैसा मिल गया देन यू विल फील हैप्पी। वंस यू गॉट मनी एंड कैरियर देन यू वांट एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। उस वक्त आपको खुशी देगा आपके पास में आपके बच्चे हो जाएं। ऑफ कोर्स बच्चे एक ट्रॉफी नहीं होते हैं, बट
सोसाइटी के अंदर आपके पास में एक बच्चा है, बीवी है, पेरेंट्स हैं, चारों पांचों चीज़ें हैं, सोशली आप कहीं पे अच्छे से वेल इनवाइटेड हैं, दैट विल गिव यू अ किक। ग्रेट। जब आपके पास में एक अच्छी फैमिली और ये सब कुछ मिल गया, अब आपकी एज थोड़ी 50 के आसपास आ जाए, तो इस वक्त आपके पास में हर चीज़ है, पैसा भी है, अच्छी फैमिली भी है, एक छोटा मोटा प्यारा बच्चा भी है, तो उसके बाद के अंदर आपको चाहत आती है कि अब आपको रिकॉग्निशन की भूख आती है कि कोई आपको थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर ले। कर रहे हैं मैम, हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग कि किस तरीके से Actually, ड्राइव चेंज होता जाता है, तो देन यू रन टुवर्ड्स दैट ड्राइव, तो आप उस रिकॉग्निशन की तरफ दौड़ना शुरू करते हो। मैं ऐसा नहीं कहती, हो सकता है किसी को वो ड्राइव थोड़ा पहले आ जाए, पर बाय एंड लार्ज 70 to 80% लोगों की लाइफ इसी तरीके से मूव कर रही होती है, इफ कोई अप डाउन ना हो जाए तो स्मूथली इसी तरीके से। और उससे थोड़े से और ज़्यादा हम 60 और 70 के प्लस में हम आ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इनमें से तो कोई सी भी चीज़ काम की ही नहीं थी, सिर्फ हेल्थ ही काम की थी। तो फिर हम फिजिकल हेल्थ के पीछे थोड़ा सा दौड़ने लगेंगे। Yes. तब बिल्कुल एकदम फिटनेस फ्रीक की तरह नजर आएंगे जब 60 के आसपास हो जाएंगे, और जब लगने ही लगेगा कि अब भगवान के पास जाना है तो थोड़े से भगवान के भजन, वो भी पहले तो याद आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हमें तब वो ड्राइव देगा ही नहीं। Yes. और अगर मुझसे पूछो तो सबसे ज़्यादा खुशी तब हो कि जब हम डेथ हो हमारी, तो हमारे अपने इधर पास में हो कोई घर परिवार वाले, और दूसरा हाथ भगवान के हाथ में हो, और जब मर जाए और मरने के बाद कोई हमें याद कर ले। Yes. जैसे आप मेरे लिए आइडियल, अगर किसी को मैं देखती हूँ कि किसी ने ऐसा काम किया एंड ही वॉज रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ इतना सो नाइसली, तो मुझे 2-3 लोग ही याद आते हैं, जिसमें से एक तो महात्मा गांधी याद आते हैं, Yes. और एक मैडम अपनी जो टेरेसा, जिन्होंने इतना सारा कुछ सर्व किया हमारे पेशेंट्स को। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली है, Yes. बहुत स्ट्रगल वाली भी है, बट मुझे आपसे बात करके जो चीज लगी ना, यू ऑलवेज चूज हैप्पीनेस, Yes. यू ऑलवेज चूज सेल्फ रेस्पेक्ट, यू ऑलवेज चूज ग्रोथ, you always choose learning. So happiness is the key to success. Success is not key to happiness. And आपने जिस तरीके से अपनी फैमिली, पर्सनल लाइफ, सोसाइटी और आपकी लाइफ के चैलेंजेस थे, उन सबको ओवरकम करते हुए जो आप आगे बढ़े, तो मुझे इससे ना एक कोटेशन याद आता है, दैट इज द अपोजिट ऑफ करेज इज नॉट कावर्डिस, इट्स कन्फॉर्मिटी। लोग ढल जाते हैं, आउटर ड्रिवन होते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे फैमिली ऐसी थी, मेरे पास ऐसा था, इसलिए मैंने ये सब किया या ये मैं नहीं कर पाया। बट आपने उस कन्फॉर्मिटी को ब्रेक किया और आपने एक करेजियस और सुपर पावरफुल वुमन का रोल निभाया अपने बेटे के लिए। और शायद ये जो स्टोरी जब लोगों तक जा रही है तो यू विल बिकम इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ वुमन। सो द लास्ट थिंग जो अब तक ये स्पॉटलाइट वीडियोस में थी, एक स्पॉटलाइट जो आपकी मैगजीन में भी आई, दैट इज 30 सुपर 30 वुमन आई थिंक, तो उसके अंदर आप 13th पोजीशन पे थे। Yes, I was. तो उस मैगजीन का मतलब क्या स्टोरी है, मतलब उस जो वहां पे आप कैसे पहुंचे, कैसे वो रैंकिंग की? और वो पहली पोस्ट थी जब हमने इंस्टाग्राम पे कोलैब किया। आपकी पोस्ट को हमने कोलैबोरेशन पे मेरे इंस्टाग्राम पे किया एंड उसके बाद हम ऑफिशियली कनेक्टेड हैं। एंड टुडे इज 20th जुलाई 2025
and we are officially recording this podcast. I am so grateful and so happy. आप मैगजीन के बारे में बताएं. मैगजीन के उन्हीं लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया एंड दे हैव गिवन मी a list of questionnaire ki you send us the answer of these questions. And they himself, they contacted me. I don't know how they contacted me. Might be through that movie or through the social sites. They pick me up and they send this they give me a call and message me a list of questionnaires ki please write it down, the answers of these questions. We want to cite you in our magazine. Okay. They themselves contacted me. Great. So what are the criteria? Means यदि कोई woman है आपकी तरह, वो भी powerful, independent है, तो what are the criteria? मतलब कुछ criteria उसमें होते हैं? To go in that magazine, because I did not apply for that. That's why I did not say what are the criteria. They themselves contacted me. Okay. They talked to me and they gave me the list of questionnaires and they said कि we want to publish and we want to feature you in our magazine. So this is the story of Lieutenant Colonel Dr. Sangeeta Tiwari ma'am from Scalpel to Spotlight, and now he is the soul and healing hand at AIIMS Udaipur. So right now you are working as a head of department of surgery in AIIMS Udaipur. So what are the, your vision? Means you have joined in 2020. So in last 5 years, 2019, August 19 I joined. Okay, August 2019 you joined AIIMS Udaipur as a associate professor. As associate. And in 2025 you are senior professor and head of department. So in last 5 to 6 years में आपने यहाँ पे क्या ग्रोथ देखी है, और नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आप एम्स उदयपुर के अंदर अपने सर्जरी डिपार्टमेंट को कहाँ देखते हैं? मीन्स व्हाट आर द टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द रिसेंट एडवांसमेंट, व्हाट काइंड ऑफ सर्जरीज आर यू डूइंग, what kind of teaching and skills you are giving to the residents? देखिए, when we joined here, of course technologies are advancing. We are doing all kind of surgeries, open surgeries and laparoscopic surgery, and in near future we are planning for the a fellowship program here in American Institute of Medical Science, fellowship in hernia, laparoscopic hernia. Like development of institute, that all depends on the management. But if you ask me as a head of department of surgery or as a professor and as a surgeon and as a teacher, what changes I am seeing from right from beginning when we were student, or what is the changes nowadays? If we talk about this is the real timeline. This is the real timeline. You started your MS in 19? I started my MS in 1994. 1994 to 2025. So these are the... This is the era. 30 years. 30 years when the science become advanced. Yes. Student become advanced. When we were student, there was no digital era. टेलीफोन थे ही नहीं, पेजर का जमाना था, इतना डाइवर्जन नहीं था. राइट. तो बच्चे किताबों के साथ में बैठ पाते थे. हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे पढ़ाई के लिए, तो स्टूडेंट्स टीचर के साथ मोर कनेक्ट हो पाते थे. yes. अभी क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सो मेनी टीचर्स आर देयर, द कनेक्शन बिटवीन द 1-to-1 टीचर एंड स्टूडेंट, इट started little deteriorating. That I am feeling in medical also, and this thing is not good for our medical profession. That is my personal opinion. Okay. I'm not giving it is, I'm not establishing this statement, but this is my personal opinion. Yes, I am very strict teacher.
I'm very strict teacher. I still love teaching on the board. Yes, smart room and smart classes are with us. उनका अपना प्लस पॉइंट है Yes. कि हम एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें, उसका अपना एक अलग प्लस पॉइंट है. आई 100% एग्री विद दैट. बट स्टिल आई लव टीचिंग विद पेन एंड बोर्ड ऑल्सो. स्टिल आई वॉन्ट कि हमारे बच्चे बुक से भी पढ़ें. स्मार्ट रूम में तो पढ़ें ही, लेकिन साथ में बुक से भी पढ़ें. दैट आई वॉन्ट. वाई आई एम सीइंग लाइक दिस कि जब कभी भी हम ओनली डिजिटल फॉर्म के ऊपर पढ़ाई करते हैं या सिर्फ हमने ईयरफोन पर अपने लेक्चर को सुना है लगाकर, तो जितना मेमोरी हमारे ब्रेन में रहेगा या जितना हमको रजिस्टर रहेगा या जिसको हम एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो हमारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर हमने बुक के साथ में पढ़ा है तो वी कैन एबल टू प्रोड्यूस मोर इन आवर एग्जाम, और बजाय इसके कि सिर्फ हमने ईयरफोन के साथ सिर्फ सुना है तो वी कैन प्रोड्यूस लिटिल लेस. तो ये चीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड है. जब मैं फ़ोन के ओवर यूज़ के बारे में पढ़ती हूँ या उसके बारे के अंदर मैं लोगों को कहती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि पढ़ने को हमने फ़ोन के यूज़ में शामिल नहीं किया है, बिकॉज वो डोपामिन रश नहीं देता है. जितना भी फ़ोन का यूज़ जो डोपामिन रश आपको दे रहा है, दैट इज़ हार्मफुल. पढ़ाई को, क्लासरूम को हमने उसके अंदर काउंट नहीं किया है, इस पीरियड को यूज़ ऑफ फ़ोन के अंदर काउंट नहीं किया है. पर ठीक है, अभी ज़माना बदल गया है, हम भी बदल गए हैं. वी ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग द स्मार्ट क्लासेस. अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में हम भी बच्चों को बुक्स से थोड़े दूर होते हुए देख के दिल के अंदर दुख पाती हूँ, लेकिन फिर भी जाने देती हूँ. So guys, books and boards are the foundation of your medical education. So be stick with your foundation and your roots. Yes, you can use your digital platform and you can use your digital tools, but still you love books. Books, we must. Okay, great ma'am. So if someone is planning to, choosing career as a general surgeon, and someone is one person, one MBBS student who is intern, and one he or she is preparing for NEET PG, वो अपना करियर देखते हैं सर्जरी में. तो सर्जरी का बेसिक ही जनरल सर्जरी. आफ्टर दैट यू कैन डू MCH in any super specialty. So what are the top 3 advice if anyone wants to become a surgeon, because you have 30 plus years of experience in surgery? So what are the challenges they will face, and what are the mental attitude they have to develop, and what kind of earning capabilities okay they can achieve? देखिए, for becoming a surgeon one should have very good strong determination and dedicated mindset. Never give up attitude kind of thing in their mind. There is no shortcut in surgery, and honesty is the key factor of surgery. Like anything happens, you must accept it and overcome that. तो आप उसको छिपाकर कहीं नहीं जा सकते. तो सर्जरी आपको डेफिनेटिव आंसर देती है. जिस चीज़ का हम जैसे कहें कि मेडिसिन है या कोई दूसरी फील्ड्स है, वो अपनी किसी डिजीज़ के लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर थोड़ा टाइम ले सकती हैं, लेकिन सर्जरी के अंदर ये डायग्नोसिस है तो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ देयर. So we are just giving answer to the diseases. We are giving treatment. We are healing the people. It is a very good branch, really superb branch. Hard work is required. Dedication is required. Honesty is required. Or money earning, there is no touch to money earning. One can earn. There is no ceiling. No, it's yes, totally no ceiling. up to Totally. your capability, your skills. your dedication, time कितना दे रहे हो, सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है. One can earn like anything. So last question is my personal question. You can say it, but it's
for all the young doctors Yeah. like me and your son also. So if young doctors are very confused, they don't have clarity about marriage, because most of the young doctors are marrying in confusion. This is my real observation, and this leads to extramarital affair, divorce, and the very tough relationship. So for young doctors, what advice you want to give that in marriage you must consider 2 or 3 things? It's not not for everyone. You just tell from your perspective, your experience, because you have your own life, Right. 56 years on this earth. So we know you have exactly double experience and time on this planet. So give me the real advice that these 2 or 3 things you must analyze or observe or consider before marrying, in terms of family, in terms of partner, in terms of finance, in terms of emotion, and also include the health things, because nowadays before marrying, both the couples are doing some medical tests, and as a doctor we can understand these things are very necessary. So what are the top 2 or 3 advice for young doctors before marrying they can consider? देखिए, अगर हम लोग जैसा आपने बीमारी के बारे में बोला, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कंसेंशुअल मैरिजेस जो कि नियर डियर रिलेटिव्स के अंदर Yes. होती है, तो उन लोगों के अंदर जेनेटिकली ज़्यादा डिजीजेस हो सकती है। इसीलिए आपने वो 3 जनरेशन पेरेंट्स के साइड की छोड़नी है, पिताजी की तरफ की, Yes. और 3 माताजी की तरफ से छोड़नी है। Yes. वो हम अपने पुराने ज़माने से हम देखते आ रहे हैं और फॉलो होता आ रहा है। लेकिन अब जब हम नई पीढ़ी तक पहुंच गए हैं जहाँ पर ये चीज़ें कहीं टूट सी गई हैं, लोग आपस में अपनी समझदारी से, जहाँ पर आपको आपका पेयर कंपेटेबल मिलता है, आप वहाँ पर मैरिज कर रहे हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। आपको जो पार्टनर आपके लिए कंपेटेबल लगता है आप उसके साथ में शादी करें, दैट इज़ द गुड थिंग। दोनों पेरेंट्स को साथ में लेकर चले और भी ज़्यादा अच्छी खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जिस किसी भी पार्टनर से आप शादी कर रहे हैं उसके लिए फेथफुल होना सबसे प्राइमरी वन थिंग, दैट इज़ द मेन की पॉइंट टू कि आपकी मैरिज है वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक रहे। जब दोनों ही पार्टनर्स वर्किंग हैं तो यस, वर्क का डिवीज़न हम ये सोचें कि सिर्फ लड़कियों का काम है घर के अंदर काम करना, तो वो वाला टाइम जोन अब थोड़ा सा जाने सा लगा है। तो बराबरी का, इक्वालिटी की बात थोड़ी बहुत चले तो ठीक रहेगा कि जितना, अगर लड़की घर से बाहर से काम कर कर आ रही हैं और सेम टाइम पे हस्बैंड भी काम करके बाहर से आ रहे हैं, और आदमी ये उम्मीद करे कि लड़की ने ही चाय बनानी है और लड़की ने ही डिनर प्रिपेयर करना है, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर दोनों साथ मिल के काम करें तो शादी और ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल हो सकती है। मनी मैनेजमेंट का देखा जाए तो जो पुराना ज़माना था वहाँ पर ये था कि लड़के ने पैसे कमाने थे, घर को चलाने की जिम्मेदारी पूरी उसकी थी, है ना, और लड़की ने घर में काम करना था। अब जब लड़कियां कमाने लग गई हैं वहाँ पर लड़कियां ये कहें कि घर का पूरा मनी मैनेजमेंट बॉय को देखना है, साथ में उसे घर का काम भी करना है, लेकिन सारा मनी जो वो खुद अर्न करती है वो उसने खुद ने अपने पास रखना है। तो देन दैट इज लिटिल बिट बिकम अ पॉइंट ऑफ ऑल्टरकेशन इन बिटवीन कि उस मनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बिकॉज आदमी का पूरा पैसा अपने घर में खर्च कराना है, जो पुरानी सोसाइटी का नॉर्म था। तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से किसी नॉर्म आप पुरानी सोसाइटी का मान लें और किसी को आप नई सोसाइटी का मान लें, तो वो भी गलत बात होती है। तो अगर घर को चलाने के अंदर कंट्रीब्यूशन देना है तो दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूशन देकर दे कैन
give the equal contribution to house. Right. ना, तो in that way मनी मैनेजमेंट के बीच में भी टकराव नहीं बढ़ेगा. ये बात शायद हम करना भूल गए कि आप जेंडर इक्वलिटी के लिए भी बात करते हैं, तो अभी जब ये इक्वलिटी की बात आई है तो वो पता चला है कि जेंडर इक्वलिटीज, तो ये जेंडर इक्वलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप मतलब वॉइस भी हैं. Yes. तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में थोड़ा और आप हमें बताएं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप. और जेंडर इक्वलिटी, यस, एज ए young generation we really admire this thing and we really accept this thing that men and women should be equal in terms of education. मतलब लड़का और लड़की दोनों को फैमिली के अंदर खाने, पहनने, शिक्षा और आगे बढ़ने सब चीजों के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. और जो आपने बताई कि शादी के बाद भी अभी वो टाइम नहीं रहा है कि मेल इज गिवर एंड जो वुमन है वो सिर्फ घर का काम कर रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ बोथ आर अर्निंग देन यू शुड बी मेंटेन जेंडर इक्वलिटी इन योर हाउस also. So what is your voice on gender equality? On gender equality, yes, I say लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ने के लिए पूरा सेम एक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. वर्क प्लेस पे सेम अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए और जितना वर्क के बदले में जो उन्हें मनी अर्न हो रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वल होना चाहिए. है ना, कि लड़कियों को कम पैसा दिया जाए, आदमियों को ज़्यादा दे दिया जाए, वो भी वहाँ पर होना चाहिए. घर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना पूरा बना है जिसमें से मेल मेंबर्स को ज़्यादा आपने सर्व कर दिया और फीमेल के लिए आपने कम रख लिया, जो कि हम पुराने जमाने में हम देखते आए. मैंने भी देखा है मैम, मैंने भी अपने परिवार में देखा है. हम भी लोग 4 बहनें, 1 भाई, हम इस तरीके से बड़े हुए जहाँ पर हमारे ब्रदर को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी गई. ठीक है, उस वक्त मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आज हमारे दिल में उसके लिए खिलाफ कोई ऐसा थॉट नहीं है. बट आई वांट कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल वर्क एट होम हो, या फिर उन्हें पढ़ने का मौका, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एवरीथिंग. मैं हमेशा उसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि फादर है, अपने बच्चे को उठाते हैं कि बेटा आओ चलो सुबह तुम्हें दौड़ने के लिए जाना है क्योंकि यू हैव टू अर्न मनी फॉर योर प्रिंसेस. और लड़की वांट्स टू कम फॉर द जॉब, तो फादर अपनी बिटिया से कहते हैं कि नो, यू कैन कीप क्वाइट एंड यू कैन स्लीप. जो तुम्हारे लिए कमाने वाला है वो तो कहीं और दौड़ रहा है. तो इस डायलॉग, इतना छोटे से डायलॉग ने आपकी बिटिया के दिमाग में ये दे दिया कि कमाना या फिर ब्रेड अर्न करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं या हम जेंडर इक्वलिटी अपनी सोसाइटी में लाना चाहते हैं, तो आप और मैं नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा तो माइंडसेट बिल्कुल से फिक्स होकर हम बड़े हो चुके हैं. ठीक है ना. जो बच्चे जो अब नए बच्चों को बर्थ दे रहे हैं, उन्हें अपने उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने से ही इक्वल बिहेवियर देना है. जैसे आज हम या कोई भी 4 भाई बहन हैं, हमने, सरकार ने कह दिया कि पेरेंट्स की जितना भी प्रॉपर्टी है इक्वली डिवाइडेड होगी इन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर. अब आप मान के चलिए कि अगर आपकी बहन ने आके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ दी, तो होगा क्या? भाई और बहन के रिश्ते जीरो हो जाएंगे और बहन का भाई के घर में आना बंद हो जाएगा. दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, आप नहीं दोगे, आप कहोगे कि हमने आपकी शादी के अंदर 3 लाख रुपए खर्च कर दिया, हमने 4 लाख रुपए खर्च कर दिया, वी हैव ऑलरेडी गिवन यू, राइट. लेकिन अगर आज अभी आपके पास में कोई बच्चा नहीं है, अभी आपके 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और आप उन दोनों को बराबर से बोलते आ रहे हैं और कहते हुए आ रहे हैं उनको कि भाई मैंने जो घर बनाया है आधा तेरी बहन का है और आधा तेरा है, तो उस बच्चे के दिमाग में क्लियर है कि ये आधा मेरी बहन का है. अगर आप बचपन से बोलते आ रहे हैं कि ये बहन ने तो शादी करके पराए घर चले जाना है और ये घर का मालिक तू है, तो फिर उसने अपनी बहन को बराबर का हिस्सा कभी नहीं देना. तो जेंडर इक्वलिटी अगर सोसाइटी में आनी है तो वो तभी आनी है जब हम हमारे न्यू बर्डिंग जो बच्चे हैं उनको हम इक्वलिटी अगर सिखा रहे हैं,
लाइक अगर आपका लड़का बेटा बैठा हुआ है, आपने कहा कि बहन को कहा कि तुम ये प्लेट उठाओ रखो, तो उसको ये समझ में आ गया कि शी इज इन्फीरियर टू मी एंड शी विल सर्व टू मी एंड शी विल पिक अप माई प्लेट एंड शी विल पुट इन किचन। नहीं, तुम्हें दोनों को बराबर कहना है कि तुम भी अपनी प्लेट खुद उठाओ, तुम भी अपनी प्लेट खुद उठाओ। तो जैसे है छोटी छोटी चीज़ें हैं घर की जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड के साथ में, छोटी छोटी चीज़ों पे, वो डिस्क्रिमिनेशन जैसे हम इस जनरेशन के साथ बंद करेंगे तो उससे आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। हम अपने बूढ़े माँ बाप को बोले कि तुम सब बच्चों को बराबर कर दो, तो वो उनके समझ में नहीं आ सकता है। यस। हम अगर इसके ऊपर काम करें और अपने नन्हे मुन्नों को इक्वालिटी सिखाएं तो हो सकता है कि आने वाली 50 साल के बाद हम एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी थोड़ी नियर इक्वालिटी के करीब तक तो पहुंच जाए। बोलने से नहीं मिलती इक्वालिटी, चाहने से भी नहीं मिलती। तो बदलाव की शुरुआत आपसे ही होगी। तो जितनी भी लड़कियां इसको देख रही हैं, जिम जाना शुरू करो, अच्छी कोचिंग में पढ़ना शुरू करो। और ये चीज एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से पिछले 3 महीने से मेरी बहस हो रही है, बिकॉज हम 3 भाई हैं और बड़ी हमारी सिस्टर है। तो मैंने बोल दिया कि यदि इसमें मेरी बहन को हिस्सा नहीं दोगे, तुम ये बोल रहे हो कि हमने शादी कर दी है और तुम्हारे भात वात जो भी होता है कर देंगे। मैंने बोला तो मुझे इस प्रॉपर्टी में से मुझे मेरा भी हिस्सा नहीं चाहिए, बिकॉज माई फादर इज वेरी एजुकेटेड, ही इज MA इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज लेक्चरर। तो वो समझते हैं, बट मेरी मदर पढ़ी हुई नहीं है तो वो भी नहीं समझती हैं, और मेरी मदर ने ही ट्रेन किया है मेरी सिस्टर को, तो वो भी बोलती है नहीं ऐसे थोड़ी होता है, बेटी तो पराई होती है। सो मैंने इस चीज के लिए पिछले 3 महीने से मैं लड़ रहा हूं, नहीं, वी हैव टू चेंज दिस नरेशन, सो वी हैव टू चेंज दिस थिंग फ्रॉम आवर फैमिली ओनली। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज के बाद प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ बेटों का नहीं, इक्वली बेटियों का भी हक होगा। और यदि वो आप नहीं दे रहे हो तो आप अभी भी ये सोचना कि आप जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानते हो, सिर्फ दिखावा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पॉडकास्ट कोई गांव में बैठ के कोई लड़की देख रही है जो 10वीं में है, 12वीं में है, और शायद वो ये सोच रही है कि मुझे क्या ही करना है, मुझे तो 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, 1 जोड़ी चप्पल चाहिए और 2 वक्त का खाना चाहिए। बहुत पुराना। तो वो वाली जो चीज है वो बदल चुकी है। आपको संविधान इक्वल राइट्स देता है, आपको एजुकेशन इक्वल्स राइट देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अब इक्वल राइट्स देना चाहिए। तो मैम, हम खत्म करना चाहेंगे इसको आपकी उस जो स्टॉक वाली वो शायरी के साथ, यदि आपको याद है तो आप कुछ तो ध्वनि करो। यस ये मैंने खुद ने लिखा था। ग्रेट मैम। एक दिन अपने आप से नींद में ही मुझे ये 2 लाइनें ख्यालों के अंदर आई एंड आई नोटेड डाउन ऑन द पेपर कि कुछ तो ध्वनि करो कि युगांतर का निशब्द कालाश मिट जाए। कुछ तो ध्वनि करो कि युगांतर का निशब्द कालाश मिट जाए। होठों से लगा लो अंजलि भर सागर सारा की तृष्णा जीवन की मिट जाए। वाओ तो इस पॉडकास्ट के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जयपुर से आए, मैं अपनी लाइफ में शायद ही किसी से इतना इंस्पायर हुआ, बिकॉज आई एम ऑलवेज फिगरिंग आउट माई मदर फिगर। शी इज वेरी ब्रिलियंट। मेरे नाना जी हैं, वो भी टीचर, बट उन्होंने उनको नहीं पढ़ाया। मेरे पापा टीचर, 15 साल की उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया उनको। मेरे दादाजी जो मतलब मम्मी के ससुर हैं, वो भी टीचर, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया। तो
मतलब मेरी खुद की फैमिली में ना 3 जनरेशन सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ इस जेंडर इनइक्वालिटी उनकी पूरी लाइफ, उनका जो पोटेंशियल था वो खत्म हो गया। तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर करेज है, आपके अंदर वो एक फायर है, तो जब मैम उस जमाने में थी और तब कर पाई, तो आज के टाइम में तो इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। So this is all about episode 2 Unzipping DNA with Day and who is Day. I am your host Dr. Arun Yogi. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है, और आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको किसी चीज़ के बारे में और जानना है। जो भी आपके कमेंट्स और सवाल होंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड जब भी होगा मैम के साथ हम उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।